1990 नरसंहार के चश्मदीद एक्सक्लूसिव। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार कब से शुरू हुआ? 19 जनवरी 1990 की आधी रात घाटी में क्या हुआ? उस दिन उन गरीब और मजलूम कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से रात के गुप्त अंधेरे में मारा गया, जो मैंने खुद देखा। मैं 11-12 साल का था तब, मैंने खुद देखा। कश्मीरी पंडितों को पलायन क्यों करना पड़ा? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किसने किया? स्टेट बिल्कुल कोलैप्स हो गई। स्टेट का कहीं नामो निशान नहीं था। हम लोग दिन दहाड़े मारे जाते थे। मैं विटनेस हूं एक कत्ल की। 32 साल पहले के नरसंहार का संपूर्ण सच। 32 साल पहले के पलायन की आंखों देखी। मेरे ही एक उस्ताद थे, उनमें मेरे जैसे कुछ नौजवान थे जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे थे। उनका जुर्म, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो कश्मीरी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों टाइम्स नाउ नव भारत पर बताएंगे दो चश्मदीद। उन्नीस 1990 नरसंहार की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। मैं एक छोटी बच्ची थी, मैं 12 साल की थी। प्रेमनाथ भट्ट के कातिल को मैंने देखा है भागते हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको 1990 नरसंहार के दो चश्मदीदों से मिलाएंगे। वो चश्मदीद जिनके सामने ये नरसंहार हुआ, जिनके सामने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ। वो चश्मदीद जिन्होंने छोटी सी उम्र में कश्मीरी पंडितों के पलायन की पूरी विभीषिका देखी। वो चश्मदीद जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई एक एक घटना पर मोहर लगा रहे हैं। ये वो चश्मदीद है जो कि कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म को विवादों में घसीटने वाले कथित बुद्धिजीवियों, सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वो दोनों चश्मदीद कौन है। वो दोनों चश्मदीद कौन है आपको हम बताते हैं। पहला नाम है आरती टिक्कू, कश्मीरी पंडित है, आज एक पत्रकार है। और दूसरे हैं जावेद बेग, जो कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़गाम के रहने वाले हैं, और एक कश्मीरी हैं और एक मुस्लिम। आरती टिक्कू की बात कीजिए कि अनंतनाग की घटना आरती टिक्कू ने देखी थी अपनी आंखों से। उम्र में 10 से 12 साल आरती टिक्कू की रही होगी। लेकिन जावेद बेग क्या कहते हैं? बड़गाम में जो कत्लेआम हुआ, जावेद बेग ने उसको अपनी आंखों से देखा। अंदाजा लगाइए, जावेद बेग की उम्र उस वक्त भी 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1990 में कत्लेआम देखा आरती सिंह टिक्कू ने, तो वहीं जावेद बेग ने 1997 की घटना बताई कि 1990 की ठीक 7 साल बाद भी घाटी में क्या कत्लेआम हो रहा था। आरती टिक्कू की 1990 में उम्र 10 से 12 साल की थी। एक बच्ची जो कि 10 से 12 साल की है, अपनी आंखों के सामने वो नरसंहार देख रही है, तो उसके जहन पर क्या बीत रही होगी। और आज भी बचपन की वो कड़वी यादें उसके जहन में कितनी उथल पुथल मचाती होंगी। जावेद बेग 1997 में 10 से 11 साल के थे जब ये पूरा कत्लेआम देखा जावेद बेग। 1990 में आरती टिक्कू 11 से 12 साल की थी जब कत्लेआम देखा आरती टिक्कू ने। और ये वो दोनों चश्मदीद हैं जो कथित बुद्धिजीवियों के हर एक तर्क पर आज पर्दाफाश करने वाले। रिपोर्ट आप देखिए। नब्बे के दशक में कश्मीर में पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ था, ये सच अलग अलग तरीके से देश के सामने आते रहे हैं। लेकिन नरसंहार की रियल फाइल क्या है, आज टाइम्स नाउ नव भारत पर चश्मदीद बताएंगे। इनसे मिलिए, ये हैं जावेद बेग, कश्मीरी लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और इन सब से बढ़कर एक सच्चे कश्मीरी मुस्लिम। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को जिन्होंने हमें 1990 की नहीं बल्कि 1997 के नरसंहार की
बात बताई नरसंहार कश्मीरी पंडितों का, जो इनकी आंखों के सामने हुआ था। मैंने खुद एक मैसेकर देखा है। मैं सेंट्रल कश्मीर के जिस जिले से ताल्लुक रखता हूं उसका नाम बडगाम है, और बडगाम के ही एक इलाके जहां मैं रहता हूं का नाम बीरवा है। बीरवा में एक ही कश्मीरी पंडितों का गांव था जिसका नाम संग्रामपुरा था। 1997 के 21 मार्च जब पूरे कश्मीर में नवरोज मनाया जाता है, उस दिन उन गरीब और मजलूम कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से रात के गुप्त अंधेरे में मारा गया। जावेद बेग सेंट्रल कश्मीर में बडगाम के रहने वाले हैं। 1997 में बीरवा तहसील के संग्रामपुरा गांव में कत्लेआम इन्हें आज भी याद है। तब इनकी उम्र 10 से 11 साल थी। जावेद बेग बताते हैं कि तब इस गांव में रहने वाले कई गरीब कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने लोकल आतंकियों के साथ मिलकर मारा। घरों से खींच कर कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। मैं 11-12 साल का था तब। मैंने खुद देखा, और जिन्हें मारा गया ना उनकी वजह से कश्मीर की आज़ादी रुकी थी और ना ही उनके शहीद करने के बाद कश्मीर आज़ाद हुआ। उनमें मेरे ही एक उस्ताद थे, उनमें मेरे जैसे कुछ नौजवान थे जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे थे। उनका जुर्म, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो कश्मीरी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों के पलायन को हम 1990 से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जावेद बेग ने जो घटना बताई वो 1997 की है। यानी जावेद के मुताबिक कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का ये सिलसिला उसके आगे भी लंबे वक्त तक चला था। और जो पंडित आतंकियों से डरे नहीं, पलायन नहीं किया, उन्हें 1990 के बाद भी चुन चुन कर मारा जाता रहा। मारने वाले पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ कश्मीरी मुसलमान मिलिटेंट भी थे जो मेरे ही इलाके के थे। उनमें कुछ लोग आज भी जिंदा है। कुछ लोगों को उस वक्त की सरकार जो फारूक अब्दुल्ला साहब चला रहे थे, सरकारी नौकरियां दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों में बयां करूं कि मेरे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। जावेद बेग ने अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की चर्चा की है। उन्होंने कश्मीरी पंडित गिरजा टिक्कू की हत्या का जिक्र किया है। गिरजा टिक्कू की हत्या पर अफसोस जताया है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। गिरजा टिक्कू वो कश्मीरी पंडित जिन्हें जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने मारकर कई टुकड़े कर दिए थे। गिरजा टिक्कू की हत्या की घटना को फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया है। इस्लाम में कहा गया है, मैंने ये पढ़ा है, कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रह रहे हों और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जैसे जंग की सिचुएशन या कोई भी नामसाइद हालात हो, तो आप पे एज मुसलमान ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप अपने गैर मुसलमान भाइयों के लाइफ, प्रॉपर्टी और उनके ऑनर, उनकी डिग्निटी को, उनकी असमत को प्रोटेक्ट करें। ये इस्लाम में लिखा गया है। जावेद बेग आज टाइम्स नाउ नवभारत पर आकर कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांग रहे हैं। कश्मीर के सभी मुसलमानों की ओर से कश्मीरी पंडितों से घर लौटाने की अपील कर रहे हैं। जावेद बेग की आंखों देखी घटना हिला कर रख देने वाली है, जो बताने के लिए काफी है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई एक एक घटना सच्ची है। जो बताने के लिए काफी है कि इस फिल्म को लेकर विवाद झूठे हैं। जो बताने के लिए काफी है कि कथित सेकुलर गैंग और बुद्धिजीवी गैंग का फिल्म को लेकर विरोध नकली है। जो बताने के लिए काफी है कि कश्मीरी पंडितों का इंसाफ अभी अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मसले का एक ही हल, और अब आपको सुनाते हैं 1990 के उस पलायन के, उस नरसंहार की एक और चश्मदीद की गवाही। नाम है आरती टिक्कू। पेशे से पत्रकार है, लेकिन जिस वक्त की गवाही आरती टिक्कू देने जा रही हैं, उस वक्त आरती टिक्कू की उम्र महज 10 से 12 साल रही होगी। एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित की निर्मम हत्या आरती टिक्कू ने 10 साल की उम्र में अपनी आंखों से देखी।
माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। कहा जाता है कि आतंकियों के खौफ के चलते 19 जनवरी 1990 से घाटी में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ था। उससे पहले कत्लेआम भी कई हुए थे। ऐसी ही एक हत्या कश्मीर के अनंतनाग में हुई थी। आतंकियों ने अनंतनाग के प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित प्रेमनाथ भट्ट को सरेआम मार डाला था। कश्मीर के मस्त जो कश्मीर में टाइम्स नाउ नव भारत पर एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के शो सवाल पब्लिक का में ये सच्ची घटना बताई पत्रकार आरती टिक्कू ने, जो खुद एक कश्मीरी पंडित है। कश्मीर फाइल्स ने, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा सच दिखाया है, लेकिन अभी पूरा सच नहीं दिखा है। आरती टिक्कू का कहना है कि वो 1990 में 10 से 12 साल की थी और तब प्रेमनाथ भट्ट अनंतनाग में बुद्धिजीवी माने जाते थे। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन आतंकियों ने उनका कत्ल कर दिया। उनके हत्यारों को मौके से भागते हुए आरती टिक्कू ने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं विटनेस हूँ एक कत्ल की। मैं एक छोटी बच्ची थी, मैं 12 साल की थी। प्रेमनाथ भट्ट के कातिल को मैंने देखा है भागते हुए। ये मैं आपके चैनल पे आज पहली बार कह रही हूं, लेकिन ये मैंने देखा है। और जो मैंने जिया है 1990 के बाद, उसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। आरती टिक्कू का परिवार उन कश्मीरी पंडितों में से एक है जिन्होंने कश्मीर से पलायन किया था। आतंकियों की तरफ से धमकियां उनके पिता को भी कई बार मिली। जान से मार देने की चिट्ठी घर पर आती थी। आतंकियों ने उनकी संपत्ति को भी जला डाला था। दहशत हर घड़ी बनी रहती थी। मैं नहीं चाहती कि भारत के किसी भी सिटीजन पे वैसी आपत्ति या वैसी ट्रेजेडी किसी को फेस करनी पड़ी जो हमने जिया है। मेरी आधी फैमिली रेफ्यूजी कैंप्स में थी। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में थे, किराए के। आरती टिक्कू अनंतनाग में हुए कत्लेआम की चश्मदीद है। वो बहुत छोटी थी जब ये घटना घटी। उनकी माने तो घाटी में हालात अचानक से नहीं बिगड़े थे। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल राजीव गांधी के प्रधानमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहने के दौरान से ही बनाया जाने लगा था, और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की राजीव सरकार और वीपी सिंह की सरकार दोनों। 86 में कश्मीरी पंडितों पे हमले किए गए, हिंदू मंदिरों पे हमले किए गए 86 में। मैं साउथ कश्मीर से हूं, मैं अनंतनाग से हूं। मैं इस बात की गवाह हूं, मेरी फैमिली इस बात की गवाह है कि कश्मीरी पंडितों को सिलेक्टिवली टारगेट किया 86 में। और 89-90 की जो एक्सोडस हुई, उससे पहले 86 में ही एक एक्सोडस हुआ था। मेरे अंकल 86 में कश्मीर से भागे। कश्मीरी पंडित आरती टिक्कू भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करती हैं। उन्होंने ऐसे वर्ग को आड़े हाथों लिया है जो इस फिल्म को विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आपको द कश्मीर फाइल से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हलचल हो रही है और फिलहाल क्या अपडेट क्या है। वो एक एक करके बताते हैं आपको कि क्या क्या अपडेट सामने है। सबसे पहली अपडेट कि 2 कांग्रेस नेता हैं, हैरानी की बात है हालांकि, लेकिन 2 कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया। फिल्म के समर्थन में रवनीत सिंह बिट्टू हैं और आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कि गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते हैं। उसके अलावा पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की है और फिल्म की तारीफ करते करते कांग्रेस को घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना में फिल्म को लेकर के बीजेपी पर हमला भी बोला गया है। दिल्ली में फिल्म रिलीज से पहले कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि कोई दुर्भावना वहां पर ना पनप पाए। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों के साथ कश्मीर फाइल्स देखेंगे। असम में फिल्म देखने के लिए कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी भी दे दी गई है। असम में विपक्ष इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहा है। साथ ही साथ विवाद के बीच फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार कारोबार होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फिल्म द कश्मीर फाइल्स की प्रशंसा की थी और उसके बाद प्रशंसा के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कई जगहों पर राजनीतिक प्रतिरोध की तस्वीरें भी सामने आई। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह द कश्मीर फाइल्स की पूरी स्टारकास्ट के साथ मिले, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, ट्वीट किया और ट्वीट करके निशाना साधा कि जिस तरह से केंद्र सरकार फिल्म का आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है
उससे साफ पता चलता है कि सरकार कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और दो समुदाय को एक करने की जगह सरकार उन्हें बांटने का काम कर रही है। असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल भी फिल्म को लेकर भड़क चुके हैं। धुबरी से AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने इसके बाद दंगे तक की धमकी दे दी है। मैं देखा ना सिनेमा देखा ना एनुका कोनो एटा फिल्म जिमान जल्दी हो दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और आमार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एटू बैंड कर দিব লাগে। আজি আমার ভারতবর্ষের এই পরিবেশ তো নাই। 30-40 বছর আগৰ এটা ঘটনা, তার পিছত তো নীলিৰ ঘটনা হৈছে আৰু বিভিন্ন জায়গাত ঘটনা হৈছে। এটোৰ ওপৰত তো কোনো ফিল্ম বনোৱা নাই। এটো বনোৱা হৈছে অনলি টু ক্রিয়েট কমিউনাল ফিলিংস আর এটো বড়ার কারণে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে একটা খজিয়া হোক, মারামারি হোক কোন জায়গা। এটো এতিয়া হ'ব নালাগে। बहुत बेस्ट सिचुएशन है। बदरुद्दीन अजमल सांप्रदायिक दंगों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला 32 साल पहले की रथ यात्रा को द कश्मीर फाइल्स से जोड़कर के बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लाल कृष्ण एडवाणी जी एक बंटवारे वाली यात्रा चलाते रहे, रथ यात्रा। कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे, उनको मारते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही, जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे और रथ यात्रा के संचालक मोदी जी एडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। उस रथ यात्रा का इवेंट मैनेजर और संचालक भी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से तारीख मांग रही है कि वो कब कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में पुनर्वास कराएंगे। फिल्म देख दिखाकर नफरत और बंटवारे से और नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। मोदी जी ये बताएं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास कब तक कर देंगे? आज एक तारीख दे दें, हम उनकी तारीफ करेंगे। या ये कहें कि अगले 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार। दोनों जगह आपकी सरकार है। तो इस सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कदम उठाए। कुछ आंकड़े सामने हैं, वो आंकड़े एक एक करके आपको बता देते हैं कि क्या क्या आंकड़े अब तक सामने आ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के तहत PMDP योजना के तहत 2015 में 3000 सरकारी नौकरी व्यवस्था की, 1739 प्रवासी नियुक्त किए गए और 1098 प्रवासियों का चयन किया गया। पिछले 5 सालों में 610 प्रवासियों की जमीन वापस कर दी गई है और संपत्तियों के संरक्षण के लिए डीएम को सही कदम उठाने का अधिकार भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ 920 करोड़ रुपए की लागत से 6000 आवास बनाए गए। प्रवासियों की शिकायत के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंडितों की वापसी के लिए 5 सालों में 753 करोड़ और 89 लाख रुपए खर्च भी किए गए हैं। और अब फिर बात करते हैं चुनावी प्रदेश उत्तर प्रदेश की। चुनाव हो चुके हैं लेकिन प्रदेश चर्चा में बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर फिर चलने लगा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर स्ट्राइक होने जा रही है। गुंडों को एक दफा फिर एनकाउंटर का डर सताने लगा है। बदमाश आ रहे थाने में और बोल रहे हैं कि मुझे गोली मत मारना, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। यूपी में बुलडोजर फिर से चल पड़ा है। बाउंड्री तोड़ी जा रही है। हथौड़े से दीवार की ईंटें गिराई जा रही हैं। बुलडोजर स्ट्राइक जबरदस्त है और योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले ही इस बुलडोजर स्ट्राइक से यूपी के माफिया पस्त हैं। योगी 2.0 में बुलडोजर से स्ट्राइक की यह दूसरी बड़ी तस्वीर हापुड़ से आई है। शनि मंदिर के पास गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की जमीन पर पिछले कुछ महीनों से भू माफियाओं का अवैध कब्जा था, जिसे बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया।
कुल 400 स्क्वायर मीटर की वो ज़मीन ही है, उसमें कोई ऐसी प्लाटिंग नहीं हुई है। उसको अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हटाया गया है। जो आज वो माफियाओं ने ज़मीन में कब्जे कर रखे थे, योगी सरकार के आते ही उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। योगी 2.0 में माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर स्ट्राइक की एक और तस्वीर मंगलवार को मेरठ से आई थी। मेरठ में कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। सेकंड में ही सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध फैक्ट्री ढहा दी गई। मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो फरार है और उस पर 2.5 लाख का इनाम भी है। अब यूपी के गोंडा से आई ये तस्वीर भी देखी। बुलडोजर का एक्शन और माफियाओं का सरेंडर यूपी में दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये तस्वीर गोंडा से है, जहां पुलिस की मुठभेड़ से डरा अपहरण का वांछित आरोपी गौतम सिंह छपिया थाने पहुंचा। हाथों में लिखित तख्ती लेकर आत्मसमर्पण किया। तख्ती पर लिखा था, हमको गोली न मारो, गिरफ्तार कर लो, गोली से डर लगता है। गौतम सिंह पर आरोप है कि उसने 6 फरवरी को गल्ला व्यवसायी का उसकी ही दुकान से अपहरण कर लिया था। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। योगी सरकार में कानून कितना मजबूत है, इसकी एक वानगी सहारनपुर में भी देखने को मिली, जहां हिस्ट्री शीटर अपराधी लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर के चिलकाना थाना की हैं। यहाँ के हिस्ट्री शीटर जो कई संगीन मामलों में कई बार जेल भी जा चुके हैं, वो भी थाने में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवाने पहुँचे हैं और दोबारा कोई अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और जिस योगी कैबिनेट को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने वाले हैं। और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि योगी कैबिनेट को लेकर के फैसला लगभग हो चुका है। योगी सरकार 2.0 की स्वरूप पर चर्चा हो रही है और मोदी कैबिनेट से प्रभावित होगी ये 2.0 योगी कैबिनेट। कई पूर्व नौकरशाहों को शामिल किया जा सकता है और खासतौर पर 3 नाम जो कि इस बार चुनाव लड़े भी और जीते भी। इस देश में अगर कहा जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल IRS अधिकारी रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाल रहे हैं। और केंद्र में मोदी सरकार ने लगातार भरोसा किया अफसरों पर, और अफसरों को ना सिर्फ PMO में जब काम कर रहे थे उनकी नीतियों को तैयार करने में भागीदार रहे थे, उससे भी ज़्यादा कहीं जब भी मौका आया सत्ता में भागीदारी करने का तो उन्होंने अफसरों पर बड़ी तादाद में भरोसा किया। और कई सारे नाम हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तो हैं ही, इसके अलावा RCP सिंह, जनरल VK सिंह, तमाम नौकरशाह जिनको उन्होंने मौका दिया। और उत्तर प्रदेश में भी कई नौकरशाह लगातार सत्ता में रहे। अहमद हसन थे, अधिकारी थे, IPS अधिकारी थे, अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे। और अब योगी सरकार में 2 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। पहले तो असीम अरुण जो कन्नौज से जीते हैं, कानपुर के कमिश्नर थे, पूर्व IPS अधिकारी हैं। एक और PPS अधिकारी जो बाद में ED में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अधिकारी हो गए थे और उन्होंने VRS लिया, राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से जीते हैं। तो उनको भी, उनके नाम को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं कि वो भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो इस मंत्रिमंडल में कौन से संभावित चेहरे हैं योगी मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया जा सकता है? बैकग्राउंड उनका नौकरशाही का रहा है, प्रशासन के क्षेत्र से वो लोग आए, वो चेहरे एक एक करके दिखाते हैं आपको। असीम अरुण पूर्व ADG रह चुके हैं और इस बार बीजेपी में शामिल हुए VRS लेने के बाद। AK शर्मा पूर्व IAS हैं, गुजरात से इनका नाता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी समझे जाते हैं। राजेश्वर सिंह पूर्व ED ऑफिसर रहे, PPS सर्विसेज में भर्ती हुए थे और कई विवादों में राजेश्वर सिंह भी रहे हालांकि, लेकिन उसके बाद VRS लिया, चुनाव लड़े और चुनाव जीता इन लोगों ने। एक परिपाटी नई तय की जा रही है कि अब सेवा से सत्ता में अधिकारियों को लाया जाए, उनके अनुभव का फायदा उठाया जाए। मेरे साथ आदर्श मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या समीकरण दिखाई पड़ रही है आपको असीम अरुण को लेकर के, AK शर्मा को लेकर के और राजेश्वर सिंह को लेकर के? देखिए, 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप मोदी गवर्नमेंट के पिछले मंत्रिमंडल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो
उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को जगह दी गई थी जिसमें वो अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। अगर हम योगी गवर्नमेंट 2.2 यानी दूसरी गवर्नमेंट की बात करें तो वो तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। आपने जिन अधिकारियों का नाम लिया है, चाहे राजेश्वर सिंह की बात करें, असीम अरुण की बात करें या फिर AK शर्मा की बात करें, ये वो तमाम अधिकारी हैं। और साथ ही साथ एक पत्रकार भी रहे हैं जो पूर्व, अब वो राजनीति में हैं, विधायक बन गए हैं, शलभ त्रिपाठी, उनकी बात करें तो ये सभी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करके एक संदेश देने की कोशिश है कि ना सिर्फ युवा वर्ग की टीम है बल्कि पुराने घिसे पिटे अंदाज में नहीं बल्कि नए अंदाज में अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी अब सरकार का हिस्सा बनकर सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चलेंगे। और यही संदेश देने की कोशिश है क्योंकि इसका फायदा 2024 में भी होगा। एक युवा पीढ़ी जो है उसको अपनी ओर जोड़ने की भी एक कोशिश है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाने की भी कोशिश है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए ये रणनीति, ये तैयारी हो सकती है। उसी तस्वीर को दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। जी आदर्श, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका हम तक जुड़ने के लिए। यानी 3 नाम जो अपनी VRS लेकर के बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, उनके अनुभव का फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सरकार पर सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया के चुनावों में दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब उन्हें जरूरत हो तो सोशल मीडिया वाह-वाह की जाती है और जब बीजेपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे तो हाय तौबा मच जाती है। 5 राज्यों की चुनावी हार का कांग्रेस को गहरा धक्का लगा है। पार्टी के अंदर कलह जोरों पर है। कपिल सिब्बल विद्रोही हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में हार चुके 5 राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद में कहती हैं कि सोशल मीडिया लोकतंत्र को हैक कर रहा है। यानी एक बार फिर कांग्रेस के मुताबिक लोकतंत्र खतरे में है। The rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. सोनिया जी, ये क्या कह दिया आपने? सोशल मीडिया तो आपकी पार्टी का खास टूल है। ये हम नहीं, बीजेपी कह रही है। बात चुनावी हो या किसी और मुद्दे की, राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देश से मुखातिब होते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोप के जवाब में पलटवार किया। सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए क्या ये केवल और केवल मौका परस्ती नहीं है, और मौका परस्ती तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर डील कर रही थी कि किस प्रकार से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए लोगों के मन को मैनिपुलेट करने के लिए, और उसके प्रमाण भी सामने आए थे। किस प्रकार से अलेक्जेंडर निक्स के दफ्तर में सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है उसकी तस्वीर लगी हुई थी। शहजाद पूनावाला का आरोप है कि कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और सोशल मीडिया की मदद से देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। शहजाद पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कांग्रेस के सामने आने वाले चुनावों में मदद का भी प्रस्ताव रखा था। शहजाद ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से एक तस्वीर भी शेयर करते हुए दावा किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व CEO अलेक्जेंडर निक्स के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी था, जो कि कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका के गहरे रिश्ते का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी एक क्लाइंट थी कैम्ब्रिज एनालिटिका की। किस प्रकार से कैम्ब्रिज एनालिटिका कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अलग अलग चुनाव में काम करना चाहती थी। जब ये सारे तथ्य सामने हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी खुद कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हैक करना चाहती थी, आज वो पार्टी दूसरों पर इस प्रकार के आरोप लगाए तो ऐसा लगता है कि 100 चूहे खाकर कांग्रेस पार्टी हज को चली। सोनिया गांधी ने इन विदेशी कंपनियों को लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि सरकार को इस पर विराम लगाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये विषय उठाया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की मिलीभगत के साथ सोशल मीडिया कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook
with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. बीजेपी सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी के सोशल मीडिया वॉर में राहुल गांधी भी सोशल मीडिया के माध्यम से शामिल हो गए। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि फेसबुक ने चुनावी कैंपेन के लिए बीजेपी से दूसरों के मुकाबले कम पैसे वसूल किए। कम पैसों में ज्यादा वोटरों तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी का भारत में सबसे बड़ा क्लाइंट फेसबुक है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने फेसबुक को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दिया। एल्गोरिथम्स इस तरीके से डिसाइड करते हैं और इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि जो न्यूज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सुहाती हो वो पुश करते हैं। ये मैंने आईटी मिनिस्टर को पिछली बार भी लिखा था कि यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, सारे देश एक आईटी पॉलिसी बना रहे हैं हमने डेमोक्रेसी की संरक्षण करने के लिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक पक्ष जीतेंगे हारेंगे, पर यहाँ पर प्रजातंत्र के उसूलों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर गैर जिम्मेदारी से डेमोक्रेसी का हनन कर रही है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने संसद में सरकार और फेसबुक के गठजोड़ को दिखाने के लिए एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियों और सोशल मीडिया के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करना चाहिए। और अब बात 21 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन के युद्ध की। रूस यूक्रेन महायुद्ध 21वां दिन। इंसानों का मिटा निशान, शहर बने शमशान। वो दिन थमेंगे या तबाह करके मानेंगे। बम पर बम, यूक्रेन हो जाएगा खत्म। जेलेंस्की को आई अक्ल, नाटो पर टूटा भ्रम। बात से बनेगी बात, कब होगा युद्ध विराम। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 21वें दिन रूस की सेनाओं ने 10 बेगुनाहों को गोली मारी। ये 10 बेगुनाह चेरनीहिव शहर में, यूक्रेन के चेरनीहिव शहर में खाने के लिए एक लाइन में खड़े हुए थे। कीव के अमेरिकी दूतावास के हवाले से यह खबर सामने आई। ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो यूएस एम्बेसी कीव ने ट्वीट किया है। इसके मुताबिक रशियन फोर्सेस ने 10 लोगों को मार दिया जो कि चेरनीहिव शहर में खाने की लाइनों में खड़े हुए थे। उनका कहना है कि ऐसे हॉरिफिक अटैक्स को, ऐसे जघन्य अपराधों को रुकना चाहिए और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बारे में ये जिम्मेदारी तय की जाए रूसी सेनाओं की। युद्ध के 21वें दिन मची तबाही की इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर जरा आप देखिए, वो तस्वीर देखिए, महज 45 सेकंड की तस्वीर है और इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ताबड़तोड़ हमले यहां हो रहे हैं, लड़ाकू विमान एक के बाद एक मिसाइल दाग रहे हैं। रूस की मिसाइलों ने वेयरहाउस को निशाना बनाए नेस्तनाबूद कर दिया। एक के बाद एक हुए धमाकों में वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। सिर्फ 45 सेकंड की विभीषिका है ये। सोचिए, हर 45 सेकंड के अंदर अगर यह विभीषिका वहां हो रही है तो पिछले 21 दिन से युद्ध भूमि में यूक्रेन का क्या हाल किया, यूक्रेन में क्या तबाही मचाई है रूसी सेनाओं ने, और उसकी हाल ही की बानगी आपको दिखाई, आपको बताई चेरनीहिव से, जहां एक खाने की लाइन में 10 लोग खड़े हुए थे और उनको रूसी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हालात यह कि एक तरफ ना जेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही पुतिन मानने को तैयार है। 21 दिन बीत चुके हैं, यूक्रेन में महातबाही लगातार जारी। इसी बीच रूस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के पास सिर्फ 14 दिन के गोला बारूद बचा है। क्या यह सही है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। 21 दिनों से रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। रूस के इन हमलों में यूक्रेन तहस नहस हो गया। न जाने कितने लोग मारे गए, न जाने कितने बेघर हो गए। युद्ध का नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं हो रहा, महाशक्ति रूस के भी हाल बेहाल हैं। लेकिन 3 हफ्तों के बाद भी महायुद्ध के खत्म होने के आसार नहीं लग रहे। एक तरफ बातचीत हो रही है तो दूसरी तरफ बमबारी जारी है। महायुद्ध के बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से खुफिया जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। रूस ने चीन से सैन्य मदद की मांग की है। इस खबर में बहुत ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले उन्हीं ने कई महीनों का अम्यूनिशन ये सब चीजें इकट्ठा की होंगी। ऐसा नहीं होता कि एकदम से अटैक करते हो 14 दिन में उनके पास का कुल अब बचा हो। युद्ध के 21वें दिन भी रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूसी सेना कीव शहर के नजदीक तो पहुंची, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन्हें बाहर ही रोक रखा है। इस बीच रूस लगातार यूक्रेन के दूसरे शहरों पर बमबारी कर रहा है। अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। ये जो युद्ध है फैल के दूसरे बाल्टिक स्टेट्स में फैल सकता है। ऐसा लगता है कि वहाँ भी जा सकता है, और अगर वैसा होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि नाटो के जो मेंबर भी हैं उसमें से बाल्टिक स्टेट अगर वहाँ पे फैलता है तो नाटो का भी इंटरवेंशन हो सकता है। चाहकर भी अपनी पूरी सेना तैनात करने के बाद भी यूक्रेन को हर तरफ से घेरने के बावजूद रूस इस महायुद्ध को जीत नहीं पाया है। रूस हताश है, रूस निराश है, और अब रूस के इस हालात पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है, यानी दोनों देशों के बीच चल रहा महायुद्ध कभी भी प्रलय ला सकता है। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इनमें रूस और अमेरिका के बीच टक्कर है। आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,256 तो अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन तो सबसे आखिर का होता है। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो उससे भी वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, यानी ये कि वो अपने जो उन्होंने एक रेड लाइन लगाई है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल देश बने। एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान से साफ है कि अब संयुक्त राष्ट्र को भी परमाणु हमले का डर सता रहा है। संयुक्त राष्ट्र को यह डर है कि अगर रूस के गोला बारूद खत्म होने की खबर सच है तो फिर रूस जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकता है। वो बड़ा कदम केमिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। साथ ही यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी आशंका जाहिर की है कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हुआ तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर होगा। इससे पहले रूस दुनिया भर के देशों को धमका चुका है। पुतिन साफ कह चुका है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में अब ये महायुद्ध कब खत्म होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक रूस कीव पर कब्जा नहीं कर लेगा तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा, ये बात तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।